हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉक बाबा। तो आज बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ लिवरपूल की। लिवरपूल क्लब कैसे बना, कैसे अर्ली ईयर्स में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई इंग्लिश फुटबॉल में, और थ्रू द ईयर्स उनकी जर्नी कैसी रही है और आज वो लोग क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके का वीडियो जो हम कवर करते हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स की डिमांड थी कि यार लिवरपूल की हिस्ट्री पे बात की जाए, तो आज लिवरपूल की हिस्ट्री पे बात करेंगे। तो लिवरपूल जो है क्लब, वो नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड के हिस्से में आता है, जो लिवरपूल शहर है। और मर्सी रिवर के पास में ये दोनों शहर हैं, एवर्टन और लिवरपूल। और रिवर मर्सी के पास ही जो दोनों क्लब्स हैं उनका एक तरीके से जन्म हुआ था, एवर्टन और लिवरपूल। इसलिए इन दोनों की जो राइवलरी है उसको मर्सी साइड डार्बी बोला जाता है। तो लिवरपूल का जन्म एवर्टन की वजह से हुआ था। तो 1878 में एवर्टन जो है वो फाउंड हुआ था एज अ क्लब। और एनफील्ड जो था एवर्टन का ओरिजिनली होम ग्राउंड था, जहाँ पे आज लिवरपूल अपने होम मैचेस खेलती है। तो 1884 से लेके 1892 तक एवर्टन जो है अपने होम मैचेस एनफील्ड में खेलती थी। तो जॉन होल्डिंग जो उस टाइम पे एनफील्ड के ओनर थे, उनका झगड़ा हो गया कुछ एवर्टन के बोर्ड मेंबर्स से, कुछ रेंट को लेके उस टाइम पे। और एवर्टन ने डिसाइड किया कि वो एनफील्ड में अपने नहीं खेलेंगे मैचेस। तो होल्डिंग के पास ग्राउंड था लेकिन कोई टीम नहीं थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना एक क्लब बनाएंगे। और उन्होंने जब अपना क्लब बनाया तो उसका नाम रखा एवर्टन एथलेटिक क्लब, और उसको रजिस्टर करने की कोशिश करी। लेकिन जो फुटबॉल लीग थी उस टाइम पे, उन्होंने एवर्टन एथलेटिक क्लब के नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं किया क्लब का। तो उन्होंने डिसाइड किया कि लिवरपूल फुटबॉल क्लब से वो अपना नया नाम जो है क्लब का वो रजिस्टर करेंगे। और एवर्टन जो है गुडिसन पार्क चली गई, और लिवरपूल की यहाँ पर हम देखते हैं कि फाउंडेशन ले होती है। और 3 जून 1892 को क्लब जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो लिवरपूल को ना फर्स्ट डिवीजन में जगह मिली ना सेकंड डिवीजन में जगह मिली। उसकी जगह उन्होंने एक लैंकाशायर लीग खेली और वहाँ पे वो सक्सेसफुल रहे। और उसकी बदौलत उनको फिर सेकंड डिवीजन में, जो इंग्लिश फुटबॉल का उस टाइम पे मेन सिस्टम था, फर्स्ट डिवीजन फिर उसके बाद सेकंड डिवीजन थी, तो एक तरीके से इंग्लिश फुटबॉल में फिर उनको ऑफिशियली एंट्री मिल गई थी। लिवरपूल के जो ओरिजिनल कलर्स थे वो ब्लू और वाइट थे, ब्लू और वाइट स्ट्राइप्स के साथ उनकी शर्ट थी, जो कि ओरिजिनली एवर्टन का ही कलर था। लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको ड्रॉप किया और रेड किट का जो है उन्होंने फिर अपनाया कलर। और 1894 के बाद लिवरपूल जो है वो रेड किट में खेलने लगी। 1894-95 सीजन लिवरपूल के लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा। वो सेकंड डिवीजन टाइटल जीत गए। लेकिन उस टाइम क्या है कि ऑटोमेटिक प्रमोशन और रेलीगेशन नहीं होता था। तो क्या होता था कि फर्स्ट डिवीजन की जो लास्ट टीम है वो सेकंड डिवीजन की फर्स्ट टीम जो चैंपियन उससे खेलेगी, और वो डिसाइड होगा उसका विनर कि कौन जाएगा फिर फर्स्ट डिवीजन में। तो लिवरपूल जो थी वो सेकंड डिवीजन की चैंपियन थी। और फर्स्ट डिवीजन में जो लास्ट आई थी उस सीज़न वो थी न्यूटन हीथ करके एक टीम, जिसको आज हम मैनचेस्टर यूनाइटेड के नाम से जानते हैं। तो लिवरपूल ने उनको हराया 2-0 से, और पहली बार अपनी जगह जो है वो बना ली 95-96 सीजन में फर्स्ट डिवीजन में। तो जैसे जैसे लिवरपूल अपने मैच जीतती रही, उनके फैंस बनते गए और फैंस का ज़्यादा अटेंशन उनको मिलने लगा। और उसी दौरान 1895 में जब लिवरपूल अपना फर्स्ट डिवीजन में पहला सीजन खेलने जाने वाली थी, तो स्टेडियम थोड़ा सा एक्सपेंड होता है और 20,000 की कैपेसिटी कर दी जाती है एनफील्ड की, जिससे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो आए स्टेडियम में और मैच का मजा लें और सपोर्ट करें लिवरपूल को। 95-96 सीजन अच्छा नहीं रहता है लिवरपूल के, वो रेलीगेट हो जाते हैं और वेस्ट ब्रॉम से हार जाते हैं वो अपना जो प्ले ऑफ मैच या टेस्ट मैच उस टाइम कहा जाता था उसको, और वापस से सेकंड डिवीजन में आ जाते हैं। उसके बाद 2 सीजन के बाद लिवरपूल फिर से फर्स्ट डिवीजन में आती है, और फिर थोड़ा सा जो है उनका स्टे रहता है, अच्छा कंसोलिडेट करते हैं वो अपनी पोजीशन धीरे धीरे, और वो मेन स्टे बन जाते हैं फिर फर्स्ट डिवीजन के, और वो फिर इतनी जल्दी रेलीगेट नहीं होते हैं और फिर वो ठीक ठाक फुटबॉल खेलने लगते हैं। और 1901 में हम देखते हैं जैसे ही नई सेंचुरीज चालू होती है, लिवरपूल अपना पहला फर्स्ट डिवीजन टाइटल जीतती है। लेकिन 1903-04 सीजन में लिवरपूल फिर से रेलीगेट हो जाती है सेकंड डिवीजन में, लेकिन उसके बाद अगले ही सीजन वो प्रमोट होकर फिर से फर्स्ट डिवीजन में आ जाते हैं। और 1905 और 1906 सीजन में वो फर्स्ट डिवीजन टाइटल भी जीत जाते हैं। तो इंग्लिश फुटबॉल की हिस्ट्री में वो पहली टीम बने उस टाइम पे जिन्होंने सेकंड डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन का टाइटल सक्सेसफुल सीजन्स में जीता। तो लिवरपूल जब फिर से फर्स्ट डिवीजन टाइटल जीत गई तो एक नया स्टैंड बनाया गया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, जिसको कहा गया था स्पायन कॉप, जो एक स्टैंडिंग कैपेसिटी का स्टैंड था, जिसको आज हम द कॉप के नाम से जानते हैं, जहाँ पे लिवरपूल सेकंड हाफ में यूजुअली खेलना पसंद करती है और जहाँ पे उनके फैंस बैठते हैं। और कॉप एंड जिसको हम कहते हैं आज की तारीख में काफ़ी फेमस है। तो वो स्टैंड तब बनाया गया था जब 1906 में लिवरपूल ने फिर से फर्स्ट डिवीजन टाइटल जीता था, और लिवरपूल को लगने लगा था कि हाँ, हमारा जो फैन बेस है बड़ा हो रहा है, लोगों का हमको अटेंशन मिल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अब हमको स्टेडियम्स में भरना है। फिर 1906 से लेकर 1921 तक कुछ खास सक्सेस मिली नहीं लिवरपूल को, कोई भी उन्होंने ट्रॉफी नहीं जीती उस 15 साल के टाइम पीरियड में। लेकिन 1921-22
में वो फिर से फर्स्ट डिवीजन का टाइटल जीते और उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था पूरे यूरोप में, तो थोड़ी सी जो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ थी वो डिसरप्ट भी हो गई थी और बाकी सारे बहुत सारे क्लब्स के साथ साथ लिवरपूल को भी वहाँ पर थोड़ा थोड़ा इफेक्ट पड़ा था। लेकिन फर्स्ट डिवीजन से अब वो रेलीगेट नहीं होते, मेन स्टे हो गए थे फर्स्ट डिवीजन। लेकिन इस दौरान उनको ट्रॉफीज के फॉर्म में ज़्यादा कुछ सक्सेस मिला नहीं, सीधा उनको फिर जो है 1922 में उन्होंने फिर से अपना फर्स्ट डिवीजन का टाइटल जीता अगला, और बिल्कुल ही उसके अगले सीजन उन्होंने फिर टाइटल जीत लिया फर्स्ट डिवीजन का। तो बैक टू बैक टाइटल जीते उन्होंने 1922 और 1923 में। 1920 में कॉप को फिर से रीडिज़ाइन कर दिया गया जिसमें 30,000 लोगों के स्टैंडिंग कैपेसिटी बना दी गई, और वो उस टाइम पे ग्राउंड्स की इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी लोगों को होल्ड करने के लिए जितनी कॉप स्टैंड की अकेले की थी। तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है बहुत अच्छा होने लगा था एनफील्ड का, और जिसके लिए आज वो जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं शुरुआत उसकी वहीं से ही हुई थी। 1930 जब आया तो लिवरपूल की जो है फिर थोड़ा सा डिक्लाइन चालू हुआ, और 1934 में जैसे तैसे उन्होंने रेलीगेशन अवॉइड किया और 4 पॉइंट से बचे थे बस वो रेलीगेट होते होते वापस से सेकंड डिवीजन में। और 1930s भी बहुत ज़्यादा कुछ सक्सेसफुल रहा नहीं लिवरपूल के लिए, बहुत बार रेलीगेशन फाइट कर रहे थे, बहुत बार मिड टेबल टीम बन के रह जा रहे थे, तो कुछ ना वो टाइटल के लिए चैलेंज कर पाए ना कोई बड़ी ट्रॉफीज जीत पाए। उसके बाद जो है हम देखते हैं 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ जाता है, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आने के बाद तो हम जानते ही हैं कि पूरे यूरोप में ही स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ उस टाइम के लिए रुक गई थी, और जो फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया था वॉर के टाइम पे। तो 1942-43 के टाइम पे फुटबॉल लीग तो नहीं थी, फुटबॉल लीग नॉर्थ के नाम से एक लीग में पार्टिसिपेट किया था लिवरपूल ने, जो वो जीत गए थे उसका टाइटल, और बहुत सारे प्लेयर्स उनके उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सर्व भी किए। चीज़ें जो थी वो सही नहीं थी उस टाइम पे किसी भी क्लब के लिए अराउंड यूरोप। फिर वॉर जब खत्म हो गई 1945 में और फुटबॉल जब रिज्यूम हुआ, तो रिज्यूम होते ही लिवरपूल ने 46-47 टाइटल फर्स्ट डिवीजन का फिर से जीता। और जैसा होता रहा था लिवरपूल के साथ कि कुछ सक्सेस मिलती थी फिर वो अनसक्सेसफुल हो जाते थे, कैपिटलाइज नहीं कर पाते थे, तो फिर से उनके साथ वही हुआ। तो वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद टाइटल जीतने के बाद लिवरपूल फिर उस सक्सेस पे कैपिटलाइज नहीं कर पाई और फिर से वही मिड टेबल टीम या रेलीगेशन को फाइट करने वाली टीम बन के रह गई लेट 1940s में और अर्ली 50s में। और फिर हमने देखा कि 53-54 सीजन में वो फिर से रेलीगेट हो गए सेकंड डिवीजन में 50 साल के बाद, और उसके बाद 9 साल लग गए लिवरपूल को वापस से फर्स्ट डिवीजन आने में। 1960 में एक मैनेजर थे जिन्होंने लिवरपूल की कमान संभाली और उनका नाम था बिल शैंकली, और यहाँ से हम देखते हैं कि लिवरपूल के जो फॉर्चून्स है वो बिल्कुल बदल जाते हैं और लिवरपूल ना केवल इंग्लिश फुटबॉल में बट यूरोपियन फुटबॉल में एक सुपर पावर बन जाती है। तो बिल शैंकली आते ही अपना कमाल करते हैं और 61-62 सीजन का जो सेकंड डिवीजन टाइटल था वो लिवरपूल को जिताते हैं, उनको वापस से फर्स्ट डिवीजन में लेके आते हैं। और हम देखते हैं कि 1959 से लेकर 1974 तक जो बिल शैंकली रहते हैं मैनेजर लिवरपूल के, उसमें वो उनको एक स्टैब्लिश कर देते हैं एज एन एलीट इंग्लिश फुटबॉल क्लब, और उस दौरान बहुत सारी ट्रॉफीज जीतती है लिवरपूल। तो बिल शैंकली के टेन्योर में लिवरपूल 3 लीग टाइटल, 2 FA कप, 3 कम्युनिटी शील्ड और 1 UEFA कप जीतता है 1973 में, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी लिवरपूल के लिए, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो क्लब थोड़े टाइम पहले रेलीगेट हुआ और जिसको 9 साल लग गए वापस से डिवीजन 1 आने में, उसने कैसे ही इतने कम टाइम में इतने सारे लीग टाइटल्स जीत लिए। कम टाइम तो नहीं, 15 साल एक लंबा टाइम होता है, लेकिन 15 साल में 3 लीग टाइटल जिताया है बिल शैंकली ने लिवरपूल को, और UEFA कप भी जिता दिया 73 में। तो नींव जो थी इस क्लब की, बिल शैंकली का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप फुटबॉल के ऑल टाइम ग्रेट मैनेजर्स की बात करेंगे तो बिल शैंकली का नाम उसमें ज़रूर आएगा, क्योंकि वो मैनेजर थे जिन्होंने 1960s में रेवोल्यूशनाइज कर दिया था फुटबॉल को, लिवरपूल को एक विनिंग टीम बना दिया था। और लिवरपूल जो आज कुछ भी है उसमें बहुत बड़ा हाथ है बिल शैंकली का। अगर बिल शैंकली नहीं होते और वो फाउंडेशन या वो रीबिल्ड नहीं हुआ होता लिवरपूल का उस टाइम पे, तो आज पता नहीं क्लब किस स्थिति में होता। तो डेफिनेटली क्रेडिट हैज़ टू गो टू बिल शैंकली, जिस तरीके की उन्होंने मेहनत करी इस क्लब के साथ और जिस तरीके का मुकाम हासिल करके दिया लिवरपूल को एज अ क्लब। तो 1974 में जब बिल शैंकली ने रिज़ाइन कर दिया फ्रॉम द मैनेजरियल पोस्ट, तो उनके असिस्टेंट ही थे उस टाइम पे बॉब पेजली, उन्होंने कमाल संभाली और वो बने नेक्स्ट मैनेजर लिवरपूल का। उन्होंने दिखाई कि यूरोपियन लेवल पे सक्सेस क्या होती है लिवरपूल को। तो बिल शैंकली ने जो नींव रखी थी लिवरपूल की, बॉब पेजली ने उस पर एम्पायर बना दिया पूरा। लिवरपूल जो आज क्लब है, जिस हिस्ट्री पे लिवरपूल खड़ा है, उसकी जो ट्रॉफीज़ हैं मेनली वो बॉब पेजली ने उनको लाके दी थी। 1975 से लेके 1983 तक 7 सालों में 6 डिवीजन 1 टाइटल्स जीते लिवरपूल ने बॉब पेजली के अंडर। 3 लीग कप जीते लगातार 1980 से लेके 83 तक, और सबसे बड़ी अचीवमेंट 3 यूरोपियन कप यानी चैंपियंस लीग जिसको आज हम कहते हैं, उन्होंने जीती 77, 78 और 81 में।
और इसी बीच में हमने देखा था कि 77 में उन्होंने केनी डलग्लिश को खरीदा, किंग केनी जिनको कहा जाता है आज की तारीख में, लेजेंड है लिवरपूल के, जिन्होंने 1977 के यूरोपियन कप में गोल मार के लिवरपूल को यूरोपियन कप जिताया था। तो 8 सीजन बॉब पेजली जो है वो लिवरपूल के मैनेजर रहे, जिसमें से 6 बार उन्होंने डिवीजन 1 का टाइटल जीता और 2 सीजन जिसमें उन्होंने डिवीजन 1 का टाइटल नहीं जीता, उस सीजन सेकंड आई थी लिवरपूल। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का डोमिनेंस था जो उन्होंने मिड 70s और अर्ली 80s में क्रिएट कर दिया था लिवरपूल का, और लिवरपूल बिकेम अ फोर्स टू बी रेकन विद, और सब कुछ बिकॉज ऑफ बॉब पेजली और जो काम किया उन्होंने लिवरपूल के साथ उस दौरान। तो अब आ जाते हैं 83-84 सीजन में, जब बॉब पेजली छोड़ के चले गए लिवरपूल, तो वो ट्रेडिशन चलता रहा कि जो मैनेजर है उसका असिस्टेंट उसको रिप्लेस करेगा तो टू बिकम द नेक्स्ट मैनेजर, और वही हुआ। और बॉब पेजली के बाद लिवरपूल के मैनेजर बने जो फेगन, जो उन्हीं के असिस्टेंट थे। तो जो फेगन ने अपने पहले ही सीजन में एक यूनिक ट्रैवल जितवा दिया लिवरपूल को, जहां पे उन्होंने लीग कप, डिवीजन 1 टाइटल और यूरोपियन कप तीनों जीत लिया। एफए कप नहीं जीत पाया वो, लेकिन ये एक यूनिक ट्रैवल था जहां पे उन्होंने लीग कप, लीग और चैंपियंस लीग या यूरोपियन कप जो भी आप बोलना चाहें वो उन्होंने जीत लिया, और 4th यूरोपियन कप उन्होंने अपने नाम किया। इसी बीच एक और लेजेंड का हमने राइज देखा, इयन रश, जो कि लिवरपूल के लिए काफी बड़े और नामी प्लेयर बने, और जो कि लिवरपूल के ऑल टाइम टॉप स्कोरर भी हैं, तो उनका काफी बड़ा हाथ रहा था इन सक्सेस में। अगला सीजन था जो लिवरपूल का, वो कुछ खास सक्सेसफुल रहा नहीं। पहली बार हुआ था 9 साल में ऐसा कि लिवरपूल कोई भी ट्रॉफी जीतने में नाकामयाब रही हो, लेकिन यूरोप में लिवरपूल अच्छा करती रही और 1985 के यूरोपियन कप के फाइनल में पहुंची, जहां उनको यूवेंटस से खेलना था। और यहाँ पर एक हम देखते हैं कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है जिसको कहते हैं हेजल स्टेडियम डिजास्टर। तो 1985 का जो यूरोपियन कप का फाइनल है वो हेजल स्टेडियम में खेले जाने वाला था यूवेंटस और लिवरपूल के बीच में, और मैच से कुछ देर पहले ही एक फेंस थी जो लिवरपूल और यूवेंटस सपोर्टर्स को सेपरेट कर रही थी, और वो जो फेंस थी उसको तोड़ के लिवरपूल फैंस जो हैं वो यूवेंटस फैंस के सेक्शन में घुस गए, और वो जो स्टैंड था वो उतना वजन ले नहीं पाया, और अनफॉर्चुनेटली वो स्टैंड जो है कोलैप्स कर गया, और 39 लोगों की उस हादसे में जान गई, जिसमें से मोस्टली जो थे यूवेंटस के फैंस ही थे। तो उसका जो रिपरकशन था बहुत ज़्यादा बुरा था। ऑल्दो बहुत एक अजीब चीज़ थी कि इस हादसे के बाद 2 घंटे बाद ही जो फाइनल था उसी स्टेडियम में खेला गया, और ये एक रीज़न दिया गया था कि अगर नहीं होता ऐसा तो बाकी के फैंस बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं और माहौल और ज़्यादा ख़राब हो जाता स्टेडियम का, हो सकता है दंगे फसाद हो सकते थे। यूवेंटस ने वो 1-0 से मैच जीता, यूरोपियन चैंपियन बने, लेकिन उसके बाद जब इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये निकल के आया कि जो इंग्लिश फैंस है बहुत इनडिसिप्लिन्ड है, और उनकी वजह से ही जो है ये जो हादसा है वो हुआ है। तो यूएफए ने ये डिक्लेयर किया कि इंग्लिश क्लब्स को बैन कर दिया जाएगा यूरोपियन कप से फॉर इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम, और लिवरपूल को और 3 साल का बैन सर्व करना पड़ेगा। तो ये बैन जब लिफ्ट होगा उसके और 3 साल बाद लिवरपूल जो है वो वापस आ पाएगी यूरोपियन क्लब में। तो टोटल 5 साल का बैन था लिवरपूल पे, वो 5 साल नहीं खेल पाए थे यूरोपियन कप 85 से लेकर 1990 तक। इसके बाद 1985 में जो फेगन ने रिजाइन कर दिया फ्रॉम लिवरपूल्स मैनेजरियल पोजीशन, और केनी डलग्लिश ने उनको रिप्लेस किया जो कि क्लब के पहले प्लेयर मैनेजर बने। फिर 85 से लेकर 91 तक 6 सीजन के लिए जो है केनी डलग्लिश मैनेजर रहे लिवरपूल के लिए। तो इस बीच में अगेन लिवरपूल ने बहुत ज़्यादा सक्सेस देखी, लेकिन एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया जो कि आज तक इंग्लिश फुटबॉल में सबसे बड़ा स्पोर्टिंग डिजास्टर माना जाता है। 15 अप्रैल 1989 को एफए कप का सेमीफाइनल खेला जा रहा था लिवरपूल और नॉटिंघम फॉरेस्ट के बीच में हिल्सबोरो स्टेडियम में। 6 मिनट के बाद ही मैच को अबैंडन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां पर ओवर क्राउडिंग हो गई थी। ओवर क्राउडिंग की वजह से 94 लोग स्टेडियम में ही क्रश हो गए फेंसिंग के अगेंस्ट, और बहुत ही मतलब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ये। उन्होंने अपनी जानें खो दी। 95th विक्टिम जो थे वो हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी जान खोई, और 96th विक्टिम जो थे वो जूझते रहे, 4 साल तक लड़ते रहे, और उस डिज़ास्टर की वजह से 4 साल के बाद उनकी अनफॉर्चुनेटली जान चली गई। तो 96 लोग इन टोटल इस डिज़ास्टर में अपनी जान खोए, और इसको हिल्सबोरो डिज़ास्टर कहा जाता है। और आज भी जब हम याद करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग, वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इवेंट्स इन फुटबॉल हिस्ट्री। अगर कुछ पॉजिटिव अगर इसमें से लेना है तो उस हिल्सबोरो डिज़ास्टर के बाद कई सारे स्टेडियम में क्राउड को लेके, मैनेजमेंट को लेके, क्राउड की सेफ्टी को लेके, स्टेडियम पैरामीटर्स को लेके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, जिससे फुटबॉल का मैच देखना काफ़ी सेफ हुआ है। और लेकिन एट व्हाट कॉस्ट अगर हम देखें तो, क्योंकि ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और लिवरपूल को सक्सेस ज़रूर मिली ट्रॉफीज़ के रूप में इस दौरान, लेकिन बट ये काफ़ी एक दिल दहला देने वाला एपिसोड था, जो कि अगर आज भी लिवरपूल फैंस या कोई भी फुटबॉल फैन याद करता है तो ज़रूर उसको दुखी होता है।
तो हार्ट गोज आउट टू ऑल द विक्टिम्स ऑफ दिस डिजास्टर। तो जैसा मैंने कहा, केनी डलग्लिश की मैनेजरशिप में काफ़ी सक्सेसफुल रही लिवरपूल। फर्स्ट डिवीजन टाइटल जीता उन्होंने 3 बार, 86, 88 और 90 में। 2 FA कप जीते 86 और 89 में। क्योंकि 5 साल के लिए अब उन पे ऑलरेडी हेल्सी स्टेडियम वाले डिजास्टर की वजह से बैन लग चुका था, तो अब लिवरपूल की 91 में वापस से एंट्री हो जाती है यूरोपियन कप में। फरवरी 91 में डलग्लिश ने रिजाइन कर दिया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ लिवरपूल मैनेजर, और स्ट्रेस उन्होंने बताया कि एक कारण था कि जिसकी वजह से मैं रिजाइन कर रहा हूँ। तो रॉनी मॉरन बने फिर केयर टेकर मैनेजर, और ग्रैम सूनेस फिर अप्रैल में मैनेजर अनाउंस कर दिए गए, क्योंकि रॉनी मॉरन कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाए थे। साउनेस ने कुछ स्टेबिलिटी ज़रूर लाई 91-92 सीजन में, स्क्वाड को थोड़ा सा रीशेप किया, बट स्टिल लिवरपूल जो है 6th प्लेस पे फिनिश करी। पहली बार हुआ था 11 साल में 1981 के बाद कि आउटसाइड फर्स्ट 2 पोजीशंस उन्होंने फिनिश किया था लीग में। तो अब जो डिक्लाइन था लिवरपूल का वो स्टार्ट होने लगा था। ओनरशिप भी जो है लिवरपूल की वो चेंज हो गई थी। 1990 के बाद तो लिवरपूल को 30 साल लग गए जब उन्होंने अपनी फिर अगली जो प्रीमियर लीग जीती क्लॉप के अंडर, अभी उस पर आएंगे वापस से। लेकिन इस बीच बस एक 92 में FA कप जीता लिवरपूल ने, और कुछ खास सक्सेस उनको मिली नहीं। 94-95 सीजन के शुरुआत में जो कॉप था उसको फिर से रीडिज़ाइन किया गया, और जो 30,000 लोगों की स्टैंडिंग की कैपेसिटी थी उसको 12,000 सीटिंग कैपेसिटी में विद न्यू रेगुलेशंस इन प्लेस, उस तरीके से उसको क्राउड के लिए सेफ हो जाए वो, वैसे उसको रीडिज़ाइन किया गया। और आज हम देखते हैं जिस कॉप को हम देखते हैं तो वो तभी का ही बिल्ड है, और 12,000 लोग जो हैं उस स्टैंड में बैठ सकते हैं। साउनेस को सैक कर दिया गया उसके बाद, और रॉय एवंस को मैनेजर बनाया गया लिवरपूल का। और जो डिक्लाइन था अब उनका चालू हो गया था, तो लीग में भी अब वो ज़्यादा चैलेंज नहीं कर पा रहे थे टाइटल के लिए, क्योंकि अब और टीम्स थी जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड थी, ब्लैकबर्न रोवर्स थी, आर्सेनल थी, इनका राइज जो है वो इंग्लिश फुटबॉल में चालू हो चुका था। तो लिवरपूल जो है पीछे छूटने लगी थी। और 98 में हमने देखा कि फ्रांस के जेरार्ड हुलियर को को मैनेजर अपॉइंट किया गया रॉय एवंस के साइड में। तो एक काफ़ी अजीब सी चीज़ थी, पहली बार ऐसा देखा था कि कोई 2 मैनेजर्स एक क्लब को मैनेज कर रहे हैं, जो आज की फुटबॉल में तो हमको कहीं देखने को मिलेगा नहीं। को मैनेजर्स उस टाइम अपॉइंट किए गए। जो सीज़न था वो स्टार्ट हुआ नहीं अच्छा 98-99 वाला, और पुअर रिजल्ट्स के चलते हुए रॉय एवंस ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि काफ़ी प्रेशर पड़ने लगा था दोनों की मैनेजरियल पार्टनरशिप पे। तो रॉय एवंस ने फिर रिज़ाइन कर दिया, और जेरार्ड हुलियर थे अब सोल मैनेजर बन गए थे लिवरपूल के। फिर उस सीज़न लिवरपूल ने 7th फिनिश किया लीग में, और यूरोपियन प्लेसेस में नहीं पहुंच पाए, यूरोपियन कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। 99-2000 सीज़न में जेरार्ड हुलियर ने कई सारे प्लेयर्स को लिवरपूल के लिए साइन किया, और स्क्वाड को फिर से एक नया शेप देने की कोशिश करी, जिसमें उन्होंने डीटमार हमान, सैमी हिपिया, सैंडर वेस्टरविल, डेविड जेम्स जैसे प्लेयर्स को उन्होंने साइन किया, और एमिल हेस्की को भी वो क्लब में लाए। 11 मिलियन में उन्होंने साइन किया एमिल हेस्की को। लेकिन फिर से उस सीज़न भी लिवरपूल जो है चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, और 2000-2001 सीज़न लिवरपूल के लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा। एक यूनिक कप ट्रेवल जीता उन्होंने उस सीज़न, जिसमें उन्होंने लीग कप, FA कप और यूएफा कप, जिसको आज यूरोपा लीग के नाम से जाना जाता है, तीनों ही ट्रॉफीज एक ही सीज़न में जीती। तो कुछ सक्सेस मिली लिवरपूल को काफ़ी समय के बाद, जो कि मिसिंग थी। और यूरोपियन लेवल पे डेफिनेटली यूरोपियन कप तो नहीं जीत पाए, लेकिन यूएफा कप ज़रूर जीते, तो कुछ सक्सेस ज़रूर मिली। और माइकल ओवन का अब हम राइज देखते हैं 2001 में, क्योंकि लिवरपूल को मदद करते हैं इतनी सारी ट्रॉफीज जिताने में, तो बैलन डोर उनको दिया जाता है, और काफ़ी सारे गोल स्कोर करते हैं, और एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर बन जाते हैं लिवरपूल के लिए। फिर अगले 2 सीज़न कुछ खास रहते नहीं है लिवरपूल के लिए, चैंपियंस लीग ज़रूर खेलते हैं लेकिन क्वार्टर फाइनल में बाहर हो जाते हैं। और जेरार्ड हुलियर को अनफॉर्चुनेटली हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सीज़न के बीच में ही फरवरी में उनके जो असिस्टेंट थे फिल थॉमसन वो चार्ज ले लेते हैं। 2002-03 सीज़न के स्टार्ट में कई सारे प्लेयर साइन करते हैं जेरार्ड हुलियर फिर से लिवरपूल के लिए, इंक्लूडिंग निकलस अनेल्का, लेकिन फिर से कुछ खास सक्सेस अचीव करती नहीं है लिवरपूल। और सेम कहानी रहती है 2003-04 सीज़न की, जहाँ पे उनका स्टार्ट बहुत ख़राब रहता है सीज़न का, जैसे तैसे करके वो 4th फिनिश करते हैं और चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं 2004-05 सीज़न के लिए। और 2004 की शुरुआत में हम देखते हैं कि राफा बेनिटेस जो हैं वो मैनेजर बनते हैं लिवरपूल के जेरार्ड हुलियर के बाद, और आते ही अपने पहले सीज़न में द अनथिंकेबल हैपन्स एंड लिवरपूल विन देयर 5th चैंपियंस लीग। और उस सीज़न के एंड में हम देखते हैं कि कुछ अमेजिंग चीज़ होती है। इस्तांबुल में फाइनल हो रहा होता है AC मिलान और लिवरपूल का, जिसमें AC मिलान फर्स्ट हाफ में ही 3-0 की लीड ले लेती है, लेकिन लिवरपूल कैसे ना कैसे करके सेकंड हाफ में 6 मिनट के अंतराल में 3 गोल मार के
इक्वलाइज कर लेते हैं और पेनल्टी शूट आउट में जो है वो फाइनल जीत जाते हैं। उस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था बाबा नरेट्स के नाम से, एंड आई नो आप बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि बाबा नरेट्स वापस लाओ, और डेफिनेटली वापस आएगा। आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। तो आपको अगर पूरा उस मैच का जानना है तो प्लीज़ डू चेक आउट दैट वीडियो। लेकिन लीग में वो सीजन इतना अच्छा नहीं था, फिफ्थ आई थी लिवरपूल उस सीजन लीग में। और ये जो मैच था 2005 चैंपियंस लीग फाइनल, इसको कहा जाता है द मिरेकल ऑफ इस्तांबुल। 2005-6 सीजन में लिवरपूल जो है थर्ड फिनिश करती है प्रीमियर लीग में और FA कप जीत जाती है। तो कुछ सक्सेस जरूर लेके आया राफा बेनिटेज इनिशियल ईयर्स में अपने मैनेजरशिप के। 2006-7 सीजन के स्टार्ट में फिर से ओनरशिप जो है लिवरपूल की चेंज हो जाती है और जॉर्ज जिलेट जो है वो ओनर बन जाते हैं लिवरपूल के, और 3 साल तक वो ओनर रहते हैं बिफोर 2010 जब वो FSG फैनवे स्पोर्ट्स ग्रुप को ये क्लब बेच देते हैं, जो आज की तारीख में भी ओनर्स हैं लिवरपूल के, करंट ओनर्स FSG हैं। और 2006 से 2015 तक लिवरपूल के लिए जो टाइम था बहुत ही ज़्यादा अनलकी रहा कई चीज़ों को लेके। बहुत सारे बड़े बड़े कप्स के फाइनल में वो आ रहे, जैसे 2007 का जो चैंपियंस लीग फाइनल था उसमें फिर से वो AC मिलान से भिड़े और वहाँ पर वो हार गए। 2009 में वो सेकंड फिनिश किए प्रीमियर लीग में। फर्नांडो टोरेस का यहाँ पर हम देखते हैं कि लिवरपूल उनको लेके आती है एटलेटिको मैड्रिड से, स्टीवन जेरार्ड, जाबी अलोंसो, हावियर माशेरानो, बहुत अच्छी टीम एक बन जाती है लिवरपूल की इस दौरान। और देखते हैं हम कि सीजन आफ्टर सीजन लिवरपूल जो है टाइटल के लिए कम्पीट करती है लेकिन जीत नहीं पाती है उसको, और देखते हैं कि काफ़ी टाइम तक लिवरपूल को बिना किसी बड़ी ट्रॉफी के रहना पड़ता है। 2012 के FA कप फाइनल में हम आते हैं तो वहाँ पे वो चेल्सी से हार जाते हैं। हम देखते हैं कि राफा बेनिटेज को छोड़ के जाना पड़ता है 2009-10 सीजन के बाद, और देखते हैं कि रॉय हॉडसन को जो है मैनेजर अपॉइंट किया गया। और बहुत ही एक अजीब सी अंडर पार समर ट्रांसफर विंडो होती है लिवरपूल की, जहाँ पर वो बहुत ही अननोन प्लेयर साइन करते हैं, जैसे पॉल कॉन्चेस्की, मिलान योवानोविच, क्रिश्चियन पोल्सन, राउल मरेलिश, इस तरीके के प्लेयर्स को जो उनको लेके आया जाता है। और लिवरपूल का जो है अब डिक्लाइन फिर से स्टार्ट हो गया है। ज़्यादा ट्रॉफीज वो जीतते नहीं हैं इस दौरान, ज़रूर एक आधा कप के फाइनल में पहुंचते हैं लेकिन अनलकी रहते हैं, वहाँ पे भी नहीं जीत पाते हैं। और उसकी वजह से जो उनके अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो क्लब छोड़ के चले जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि फर्नांडो टोरेस चेल्सी आ जाते हैं, जावी अलोंसो रियल मैड्रिड चले जाते हैं, और हावियर माशेरानो बार्सिलोना चले जाते हैं। तो इस तरीके का लॉस होता है लिवरपूल को अच्छे प्लेयर्स का, क्योंकि वो ट्रॉफीज जीत नहीं पा रहे हैं तो कैसे फिर वो प्लेयर्स को रोकेंगे। और स्टीवन जेरार्ड इस सब में कैप्टन फैंटास्टिक बन के उभरते हैं और पूरा लिवरपूल को लीड करते हैं। चैंपियंस लीग फाइनल में भी उनका काफ़ी अहम रोल रहा था 2005 में लिवरपूल को जिताने में। तो वो लिवरपूल को कैरी करते रहते हैं और उनके अराउंड जो है सब प्लेयर्स खेलते रहते हैं, लेकिन लिवरपूल को वो सक्सेस नहीं मिलती है इस दौरान जो फैंस चाहते हैं। और इसी दौरान कैनी डलग्लिश हम देखते हैं फिर से आते हैं इंटरिम मैनेजर, एक लीग कप जरूर जिताते हैं लिवरपूल को लेकिन स्टेबलाइज नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, और साइनिंग्स भी बहुत अच्छी नहीं हो रही हैं। प्लेयर्स जो छोड़ के जा रहे हैं उनको रिप्लेस भी सही से नहीं किया जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि कैनी डलग्लिश के बाद ब्रेंडन रॉजर्स आते हैं और लुइस सुआरेज, रहीम स्टर्लिंग और डैनियल स्टरिज की एक शानदार पार्टनरशिप बनती है। पीछे खेल रहे हैं फिलिप कोटिन्यो, स्टीवन जेरार्ड। तो एक बहुत ही यंग और एक्साइटिंग टीम हमको देखने को मिलती है 13-14 सीजन में। और काफ़ी क्लोज गई लिवरपूल उस सीज़न भी टाइटल जीतने के, लेकिन फिर से वो अनफॉर्चुनेट रहे और हमने देखा कि फिर लिवरपूल को प्रॉब्लम हुई अपनी टीम को रीबिल्ड करने में। अब आते हैं हम 2015 में यर्गन क्लॉप पे। यर्गन क्लॉप आते हैं लिवरपूल में बोरुसिया डॉर्टमंड से, काफ़ी सक्सेसफुल स्पेल के बाद उनको बुंदेसलीगा जिता के, DFB पोकल जिता के, चैंपियंस लीग का फाइनल जिता के। तो हमको पता है कि यर्गन क्लॉप का CV बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो 2-3 सीज़न तो ज़रूर स्ट्रगल करती है लिवरपूल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यर्गन क्लॉप को टाइम लग रहा है अपनी फ़िलॉसफी को रीअसर्ट करने में, एक स्टाइल इम्प्लीमेंट करने में। यूरोपा लीग के फाइनल तक भी लेके जाते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ सेविया से हार जाते हैं। एक बहुत ही ड्रामेटिक कमबैक होता है अगेंस्ट थॉमस टुकल्स बोरुसिया डॉर्टमंड। ये सारी चीज़ें करती है लिवरपूल, बहुत एक्साइटिंग फुटबॉल खेलती है। लेकिन लिवरपूल के फॉर्चून्स चेंज होते हैं जब वो करते हैं साइनिंग्स, और कुछ 3-4 प्लेयर्स वो लेके आते हैं जहाँ से उनकी जो पूरी लैंडस्केप है वो बदल जाती है। स्पेशल मेंशन सादियो माने फ्रॉम साउथहैम्पटन, वर्जिल वैन डाइक फ्रॉम साउथहैम्पटन, एलिसन फ्रॉम रोमा एंड ऑब्वियसली मो साला। तो ये 3-4 प्लेयर्स आके जो लिवरपूल का है बिल्कुल नक्शा बदल देते हैं। 17-18 सीजन में 4th फिनिश करती है प्रीमियर लीग में और चैंपियंस लीग का फाइनल खेलते हैं जहाँ अनफॉर्चुनेटली वो रियल मैड्रिड से हार जाते हैं। लेकिन
क्लॉप और अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो 18-19 का चैम्पियंस लीग जीत जाते हैं, स्पर्स को हरा देते हैं फाइनल में 2-0। ग्रेट कमबैक अगेंस्ट बार्सिलोना, 3-0 से हार जाते हैं बार्सिलोना से कैंप न्यू में पहला लेग सेमीफाइनल का, और 4-0 हरा देते हैं उनको एनफील्ड में विदाउट फर्मिनियो एंड साला। बहुत ही अमेजिंग कमबैक था वो भी, एक नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल जो उस रात हुआ। और फिर हम देखते हैं कि अगले सीज़न फाइनली 30 साल का जो इंतज़ार है वो ख़त्म होता है लिवरपूल फैंस का, और यर्गन क्लॉप जो है वो प्रीमियर लीग जिता देते हैं। फिर अगले सीज़न 2021 में अनफॉर्चुनेट इंजरी हो जाती है वर्जिल वैन डाइक को, ही इज़ आउट ड्यू टू इंजरी, और ACL हो जाता है उनको, और थर्ड फिनिश करती है लिवरपूल फिर से लीग में। और अभी हम आ गए हैं 21-22 पे जो सीज़न चल रहा है, जहां हम देख रहे हैं कि लिवरपूल आर स्टिल फाइटिंग ऑन ऑल फ्रंट्स, और एक बहुत अच्छी टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, यूरोपियन प्लेसेस के लिए लड़ रही है, प्रीमियर लीग टाइटल के लिए लड़ रही है, एंड डेफिनेटली मतलब दे आर अ फोर्स टू बी रेकन विद। तो ये एक सफ़र है लिवरपूल का। आई नो मैंने जो रीसेंट हिस्ट्री है काफ़ी जल्दी कवर कर दी, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को मोस्टली पता ही है कि 2010 के बाद लिवरपूल का सफ़र कैसा रहा था। ज़्यादा टाइम मैं देना चाहता था जो उससे पहले की हिस्ट्री है उस पर। अगर लिवरपूल के क्रेस्ट की बात करें तो आज का जो मॉडर्न क्रेस्ट है काफ़ी ईजी टू आइडेंटिफाई है। लिवर बर्ड की बीक में सीवीड है, तो काफ़ी ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिजिटल एज में। थोड़ा सा भी जो रिसेंट टाइम्स में क्रेस्ट था लिवरपूल का उसकी बात कर लेते हैं। तो इस क्रेस्ट में आप देख सकते हैं कि बीच में लिवर बर्ड है, तो लिवर बर्ड एक्चुअली एक असली चिड़िया नहीं है, ये एक फिक्शनल चिड़िया है। जब 1600s में एक आर्टिस्ट को रीडिज़ाइन करना था कोट ऑफ आर्म्स वहाँ का, तो उन्होंने एक अपने इमेजिनेशन से एक नई बर्ड क्रिएट कर दी थी जिसका नाम लिवर बर्ड है। तो उनको ईगल और कॉर्मोरेंट करके एक बर्ड होती है जिसका उनको मिक्सचर बनाना था, जो कि बहुत कॉमन है लिवरपूल एरिया में, कॉर्मोरेंट बर्ड। तो वो लिवर बर्ड उन दोनों का मिक्सचर बन के एक नई बर्ड थी जो उन्होंने फिक्शनली डिज़ाइन करी थी। जो ऊपर आप गेट का डिज़ाइन देख सकते हैं वो शैंकली गेट्स हैं जो 1972 में बनाए गए थे। और जो दोनों फ्लेम्स आप देख सकते हैं, दोनों जो मशाले देख सकते हैं बैच के लेफ्ट और राइट में, वो एक ऑनररी फ्लेम्स हैं टू रिमेंबर द विक्टिम्स ऑफ हिल्सबोरो डिज़ास्टर, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जिसमें 96 लोगों की जानें गई थी। और 1892 जो है वो लिवरपूल की इस्टेब्लिश जिस साल में वो ईयर है। तो ये जो चीज़ें हैं वो हैं इस क्रेस्ट पे, यूल नेवर वॉक अलोन जो लिवरपूल का एंथम है जैसा हम सब जानते हैं। और ग्रीन कलर का कोई ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर लिवरपूल की ट्रॉफीज़ की बात की जाए जो उन्होंने थ्रू आउट हिस्ट्री जीती हैं, तो उसमें शामिल हैं 19 लीग टाइटल्स, 7 FA कप, 8 लीग कप और 6 चैंपियंस लीग, जिसमें उनकी जो 19वीं लीग थी और जो 6ठी चैंपियंस लीग थी वो उन्होंने यर्गन क्लॉप के अंडर ही जीती है। 2019 में उन्होंने चैंपियंस लीग जीती थी और 2020 में उन्होंने लीग टाइटल जीता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इतने ज़्यादा सक्सेसफुल है लिवरपूल मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ साथ इंग्लिश फुटबॉल में, उसकी वजह से भी इनकी राइवलरी जो है काफ़ी इंटेंस हुई है। तो ये सफ़र रहा है लिवरपूल का, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी रही हैं इस दौरान जिन्होंने लिवरपूल को एक मैसिव इंग्लिश एलीट क्लब के रूप में कायम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और डेफिनेटली मतलब यहाँ पर जैसे हम कहें तो बिल शैंकली, बॉब पेजली, केनी डालग्लिश और फिर जिरार्ड हुलियर, और अब हम देखें तो यर्गन क्लॉप। और प्लेयर्स की हम बात करें, केनी डालग्लिश अगेन एज अ प्लेयर, इयन रश, स्टीवन जेरार्ड, लुइस सुआरेस पोस्ट 2010, और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स रहे हैं लिवरपूल के लिए जिन्होंने ये इस क्लब के लिए खेला है। एंड ऑब्वियसली इतनी जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसको इतने कम टाइम में डिटेल में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो जो भी मैंने मिस किया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लिवरपूल फ़ैन हैं या एक न्यूट्रल फुटबॉल फ़ैन है तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस क्लब की हिस्ट्री देखने में, जानने में। तो चलिए गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड यू विल नेवर वॉक अलोन।